हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में दोस्तों आपको कराने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 2016 में हुआ था, उसके हिंदी की 30 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों यदि इस बार का आप सीटेट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉक टेस्ट को दोस्तों ज़रूर दीजिए और देखिए कि अगर इस टाइप का पेपर आपके एग्ज़ाम में आता तो हिंदी की 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपको हम अब पेपर कराने जा रहे हैं, ये पेपर आपका 2016 में हुआ था, ठीक है? उसके हिंदी के 30 प्रश्न लिए हैं। तो इस मॉक टेस्ट को दोस्तों ज़रूर दीजिए। ये दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्द दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। और चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों बच्चों की स्कूल की भाषा में और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा समरूपता होनी चाहिए। बच्चों की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप एकांकी में आए पत्रों के संवाद याद करवाएंगी। बी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। सी वाला ऑप्शन है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। और डी वाला ऑप्शन है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। याद करवाएंगे दोस्तों ये नहीं होगा, मंचन करवाएंगी ये भी नहीं होगा, और संवाद लिखवाएंगी ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक 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 करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों कौशल एक 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 करके सीखे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 4 कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं, ठीक है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है? तो दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, यही आंसर है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ये सबसे कम दोस्तों महत्वपूर्ण है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न हमारा है कि पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। सही आंसर दोस्तों आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गद्य, पद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बताएंगे। कोई एक भाषा खाली स्थान लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, 3, सभी या सीमित या एक। सही आंसर दोस्तों आप बताइए। तो कोई एक भाषा दोस्तों सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खाली स्थान स्तर पर देखी जाती है और होती है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा? तो दोस्तों वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि भाषा क्लास में मीन्स भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चे के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बच्चों को विविध दृश्य सर्व सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से।
राइट आंसर दोस्तों इसको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। पहला ऑप्शन दोस्तों है सौंदर्य बोध, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण, चौथा ऑप्शन है कला। सही आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह क्लास के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। सही आंसर दोस्तों आप बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, विदाउट डिले इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। क्लास 8 के बच्चे का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। जीन पियाजे, चॉम्स्की का है, स्किनर का है या वाइगोस्की का है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह जो विचार है दोस्तों यह वाइगोस्की महोदय का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से क्या होगा। हम देखते हैं दोस्तों इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। 113 का दोस्तों 113 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः खाली स्थान से ग्रस्त है। डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। सही आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से वो ग्रसित है। ठीक है, 114 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने संबंधित होता है और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन गणित संबंधी विकार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 29 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी शिक्षण से पूछे जाते हैं, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपकी गद्यांश काव्यांश पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं नियंत्रण मुझे दे रही, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ रहा जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। आगे देखते हैं दोस्तों। अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने आप लोगों को है। प्रश्न हमारा है कि कवि को कोई कह रहा है कि, क्या कह रहा है दोस्तों कि बाधाओं से दूर रहना चाहिए, धरती और आसमान उसके लिए हैं, लक्ष्य अभी दूर है, अजानी हवा में उड़। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धरती और आसमान उसके लिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कविता के दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। जल्दी से दोस्तों बताइए वह वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है कवि को कौन नियंत्रण दे रहा है, कवि को दोस्तों कौन निमंत्रण दे रहा है, दिशाएं, हवा, गगन या दिगंतर। सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दिशाएं। कवि को निमंत्रण दिशाएं दे रही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द भिन्न शब्द बताइए। भिन्न शब्द आपको छांटना है, धरा, पथ, डगर या राह। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका
सही आंसर हो जाएगा आपका धरा। धरा दोस्तों सभी से भिन्न है, अलग है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं या हवा? सही आंसर दोस्तों आपको बताना है तो आकाश। आकाश दोस्तों कवि का विजय गीत गा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही है? कौन सा, सॉरी दोस्तों, कोई शब्द पूछा है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया है? आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम। कोई शब्द दोस्तों आपका सर्वनाम है, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम दोस्तों हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है कि काव्यांश को देख चुके हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ जो गद्यांश दिया गया है कि कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल में कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, छाछ जैसे झंकार वाले या फिर तार वाली तूबी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराब से। आगे देखते हैं दोस्तों। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह है कि आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से में प्राप्त हुए हैं। वही सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी बीड़ा, मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। इस पे आधारित दोस्तों प्रश्न है, इनके आंसर आपको बताने हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं। वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं सही। प्रश्न हमारा है कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तबला, छाछ, वीणा या बांसुरी? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वीणा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीणा हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं, ये आपका असत्य सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों की गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार या प्राचीन यंत्र? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विशेषण। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? भारतीय, शीघ्रता, विशाल या प्रचलित? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रचलित। प्रचलित शब्द में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, पुराणों में, सुमेरी संस्कृति में या भारतीय सभ्यता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जन्म शब्द का समानार्थी या उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उत्पत्ति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भूखंड शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका जो है तत्पुरुष समास है। भूखंड शब्द में तत्पुरुष समास है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आपको 2016 पेपर जो सीटेट का हुआ था उसके हिंदी की 30 प्रश्न कराए। इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये दोस्तों हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, और इसी तरीके का दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट कराते रहेंगे।